मेरी दादी हर एक की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी थी। जब से मैं जानता था, लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थी और उनका एक पति भी था, परंतु वह विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में डार्ट के ऊपर लटकी थी। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसकी छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे इस प्रकार से नहीं देखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे। वे ऐसे दिखते थे मानो उनके पास बहुत से पोते पोतियां थे। जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने का सवाल है, यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है। वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिनको वह बचपन में खेलती थी। वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था और हम इसको उन महान संतों की कहानियां जैसे समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। वह हमेशा से ही नाटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था, जो सभी जगह से सभी जगह जाती थी। नहीं, हमें पक्का विश्वास है वह हमेशा से ही ऐसी थी जैसा कि हम उसको जानते थे। बूढ़ी, इतनी भयंकर बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्ष से उसी आयु पर रुकी हुई थी। वह शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी, पर हमेशा मन से सुंदर थी। वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ अपनी कमर अपने झुकाव और संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए तथा दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती हुई घूमती थी। उनकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें बिना बंधे हुए उनके पीले झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरी रहती थी और उनके होंठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेते हुए शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव थी। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए जब वे शहर में रहने गए तथा हम लगातार एक साथ थे। वह मुझे सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस सुर में करती थी, जबकि वह मुझे नहला रही होती थी और कपड़े पहना रही होती थी, इस आशा में कि मैं इसे सुनूंगा और दिल से याद कर लूँगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, परंतु इसे सीखने की तकलीफ़ कभी नहीं की। फिर वह मेरी तख्ती लेकर आती, जिसको वह पहले ही धो चुकी होती थी और मुल्तानी से पोंछ चुकी होती थी। एक छोटी मिट्टी की स्याही की दवात और एक लाल कलम इन सब को इकट्ठा बांधती और इसे मुझे दे देती। एक मोटी बासी रोटी और उस पर मक्खन और चीनी डालकर नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते। वह अपने साथ गांव के कुत्तों को डालने के लिए कुछ बासी रोटियां ले जाती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें अक्षर और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई बैठी रहती, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ समूह के अक्षर या प्रार्थना गाते हुए बैठे रहते थे। जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर चुके होते, तब हम घर वापस चलते। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। वे हमारे पीछे घर तक आते, गुजरते हुए, और जो रोटियां हम उनके लिए फेंकते उन पर झगड़ते हुए। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, तब उन्होंने हमें बुला लिया। यह हमारी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि हमारा कमरा एक ही था, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे और उसने दादी ने शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वर्ष बीतते गए, मेरा और दादी का मिलना कम हो गया। कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब मैं वापस आता
तो जो कुछ अध्यापक ने पढ़ाया होता था वह पूछती थी। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना आदि बताता था। इससे वह नाराज हो जाती थी। वह मेरे पाठ में सहायक नहीं कर सकती। वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वे मुझे स्कूल में पढ़ाते थे और परेशान थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं थी। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत भी सिखाया। वह बहुत परेशान हो गई। उसके लिए संगीत का संबंध काफ़ी अपवित्र चीज़ से था। वह केवल वैश्याओं और भिखारियों का ही एकाधिकार था और भद्र पुरुषों के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, पर उनकी चुप्पी का मतलब असहमति था। वह उसके बाद मुझसे कभी कभार ही बात करती थी।